हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को पता है कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। क्या क्या वैकेंसीज़ आई हैं, क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और क्या सिलेबस है और बाकी सभी चीज़ें जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि जो इस बार वैकेंसीज़ हैं वो आई हैं 2000 के करीब। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 7 सितंबर से 27 सितंबर तक लास्ट डेट है इसकी। और जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। और एग्ज़ाम पैटर्न है तो उसके लिए आपको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जो कि है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सो इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। जॉब पोस्टिंग है वो आपकी पैन इंडिया में है। जो आपकी जॉब पोस्टिंग है वो किसी भी एरिया में हो सकती है ऑल ओवर इंडिया। और सैलरी जो है वो आपकी 65,000 से लेके 68,000 पर मंथ के अराउंड होगी। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 750 है, और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए, चाहे आप एससी से हैं, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो बाकी सभी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो ये हो गई आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन। और अब हम देखते हैं आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जो 7 सितंबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट है जो है वो 27 सितंबर है। बाकी इसके अलावा अगर हम फ़ेज़ 1 प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन देखें तो वो नवंबर 2023 में होगा। और जो फ़ेज़ 2 मेंस एग्ज़ामिनेशन है वो आपका दिसंबर और नेक्स्ट ईयर जनवरी के बीच में होगा। और जो फ़ेज़ 3 का एग्ज़ामिनेशन है जिसमें कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यूज़ हैं, ये तीनों जो पार्ट हैं ये आपके फ़ेज़ 3 एग्ज़ामिनेशन के हैं। तो ये आपके जो होंगे वो जनवरी से फरवरी के बीच में होंगे नेक्स्ट ईयर। और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपका फरवरी और मार्च में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर के। ये हो गया आपका एग्ज़ाम रिलेटेड थिंग। और बात करें अगर प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग की, जो कि हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है, तो वो आपकी स्टार्ट होगी 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से। ये आपको ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का जब आप फॉर्म भरेंगे इसका, तो उसमें आपको ये ट्रेनिंग के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप इस कैटेगरी से हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग हो। आगे देखते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। जैसा मैंने बताया कि जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 2000 हैं। और अगर आप देखें कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज़ आई हैं हमारी, तो जनरल कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ हैं आपकी 810, ओबीसी की है 540, ईडब्ल्यूएस की है हमारी 200, एससी की 300, एसटी की 150। तो ये सब मिलाकर आपकी हो गई हैं 2000। ये जो आपकी मेन वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज़ और हैं जो कि रिज़र्व्ड हैं। ये इन 2000 वैकेंसी से अलग हैं। ये आपकी हैं डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। कोई अगर विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है, या फिर कोई लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए आपको इनके लिए आपको अलग से वैकेंसीज दी गई हैं। जो कि आपकी 26 फॉर वीआई, देन वी हैव 36 फॉर एचआई एंड देन 20 फॉर एलडी। ये हो गया आपका वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन मेंशन किया है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में है, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के। और दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ their ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई, subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31st December 2023। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इस डेट से पहले आ जाना चाहिए। ये इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, अदरवाइज़ आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कर रहा है तो उसका भी जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो इस डेट से पहले आ जाना चाहिए 31 दिसंबर। और कैंडिडेट्स पोजेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एटसेट्रा वुड ऑल्सो बी एलिजिबल। ये सभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपके ग्रेजुएशन में कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर आपने इनमें से कुछ भी किया है तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए
एलिजिबल है। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में जैसा मेंशन है, नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023। इस डेट पर आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए और 30 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दो डेट्स के बीच में लाई करनी चाहिए, और ये दो डेट्स भी कंसिडर की जाएंगी कि अगर आप इन दोनों डेट्स में भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। बात करें अगर एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी वाइज, सो SC/ST का जो है वो है 5 ईयर्स का, OBC का है 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन का है 5 ईयर्स का, और PWD कैटेगरी के लिए अलग अलग कैटेगरी का मेंशन किया गया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो वो आपका 3 फेज़ में डिवाइडेड है। जो 3 फेजेज़ हैं वो हैं आपके फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। सो फेज़ 1 जो है वो है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि आपका है क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे। फेज़ सेकंड की बात करेंगे, वो तो है आपका मेंस एग्जामिनेशन, जो कि आपका मेन एग्जामिनेशन है जिस पर आपकी ओवरऑल मेरिट टिकी हुई है। और फेज़ 3 में आपके 3 पार्ट हैं। एक है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक है आपका ग्रुप एक्सरसाइज, देन यू हैव इंटरव्यू। यहाँ पर जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये भी आपका क्वालिफाइंग है नेचर। आगे देखते हैं प्री एग्जामिनेशन का पैटर्न। सो जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। तो इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, क्वांट में आपके 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन 20 मिनट, और ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको 1 आवर मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपका 1 आवर का एग्जामिनेशन है इसके टोटल मार्क्स जो है आपके 100 है, ओके। और इस सेक्शन में आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, और देयर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ इन एनी ऑफ दिस सेक्शन, ओके। सो आपको कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ पास करनी है। चाहे आपके किसी एक सेक्शन में कम नंबर है, अगर आपके 100 में से आपकी क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है वो आपने क्लियर की हुई है, तो आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्ज़ाम की, सो देखिए मेंस एग्ज़ाम को अगर आपको बैठना है मेंस एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो उसके बेस पर डिसाइड होगा। अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई की है तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, राइट। और यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द ईच कैटेगरी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द अबव मेरिट लिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो ईच कैटेगरीज हैं उसमें जितनी भी पोस्ट अवेलेबल हैं उसके अराउंड 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर जैसे हम चेक करें वैकेंसीज़ को, तो जैसे आप देखें यहाँ पर जो वैकेंसीज़ आपको दिखाई गई हैं, ये आपके पास जैसे सपोज़ करें जनरल में आपके 810 वैकेंसीज़ हैं, तो इसके अराउंड आपके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को आपको इन्हें शॉर्टलिस्ट कराना ही होगा मेंस के लिए। तो ये अराउंड हमारे अराउंड 8000 के करीब बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, राइट। सिमिलरली OBC में आपके 5500 के करीब, EWS में 2000, इसके अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि जो अराउंड हमारे 20,000 बच्चे मेंस का एग्ज़ाम देंगे ही देंगे, इतने इनको क्वालिफाई करने ही हैं, राइट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। ये हमारा क्लियर हो चुका है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्ज़ाम आपका क्लियर है बिल्कुल। बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की। सो मेंस एग्ज़ाम में आपके जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका ये मेन एग्ज़ाम जो है, उसके बाद आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो मेंस एग्ज़ाम में जो आपका इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, रीजनिंग, DI जो कि आपका क्वांट है, देन यू हैव जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। तो रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, 50 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए। DI में आपके 30 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, आपको मिलेंगे इसमें 45 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। इंग्लिश में आपके 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 40 मिनट्स। और बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको एक लेटर लिखना होगा और एक ऐसे, और जिसके मार्क्स हैं आपके 50, और इसके लिए मिले आपको 30 मिनट्स।
और नोट करने वाली बात है यहाँ पर कि जो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो आपका कंप्यूटर पे होगा, तो आपको कीबोर्ड पर टाइप करके करना है, ना कि आपको पेन एंड पेपर वाला मिलेगा जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम में होता था और ये बाकी अदर एग्ज़ाम्स में होता है। तो आपको टाइपिंग प्रैक्टिस भी करनी है अगर आपको मेंस एग्ज़ाम देना है, और ये दोनों आपके एक ही दिन हो जाएंगे। पहले ये एग्ज़ाम होगा ऊपर वाला, और उसके बाद आपका जस्ट बाद में ये एग्ज़ाम हो जाएगा जो कि आपका सिर्फ 30 मिनट्स का। आगे चलते हैं, बात करते हैं फेज़ 3 के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सो देखिए, मेरिट लिस्ट आपकी क्रिएट होगी जो कि आपका फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन है उसके बेस पे, और फेज़ 2 में भी आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सो अगर आपने जो भी कट ऑफ आई है मीन्स की अगर वो क्लियर करी है तो आप फेज़ 3 के लिए एलिजिबल हैं, और अराउंड 3 टाइम्स कैंडिडेट आपके क्वालिफाई करेंगे फेज़ 3 एग्ज़ामिनेशन के, राइट, जो कि आपके ईच कैटेगरी के बेस पर होंगे, जैसा मैंने आपको इसके पहले स्लाइड में दिखाया था वैकेंसीज पर। आगे बात करते हैं फेज़ 3 एग्ज़ाम के बारे में। सो फेज़ 3 एग्ज़ाम्स आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। सो पहले बात करें साइकोमेट्रिक टेस्ट की। सो द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज़ 3 एग्ज़ाम। सो इस साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होगा, कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे आपके जो कि आपके माइंड लेवल पर होंगे। आपको कुछ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे जो कि आपको देने, इसमें कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होगा, सारे आंसर सही होते हैं। ये जस्ट चेक कर रहे हैं कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आप क्या बैंकिंग जॉब्स के लिए मेंटली फिट भी हैं या नहीं, तो वो सब चेक होगा, और ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है, राइट। और इसके बाद बात करें ग्रुप एक्सरसाइज की जो कि आपका जीडी है, और आपका फिर 30 मार्क्स का इंटरव्यू, तो ये दोनों मिला के आपके हो जाएंगे 50 मार्क्स के, राइट। आगे बात करते हैं। सो अब बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की। सो द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। द मार्क्स obtained in mains examination both in objective test and the descriptive test will be added to the marks obtained in the phase 3 exam for preparing the final merit list. And जैसा कि आपको पता ही है कि जब marks obtained in preliminary examination phase 1 will not be added for preparing the final merit list. So आपकी जो merit list बनेगी वो आपकी phase 2 और phase 3 के रिजल्ट के बेस पर ही तैयार होगी। और एक पॉइंट और है, द मार्क्स obtained by the candidates in the phase 2 mains examination both objective and descriptive and phase 3 exam will be normalized to 100 marks as detailed below. सो आपका जो मेंस एग्ज़ाम है जैसे कि वो आपका 250 का पता है आपको, और जो ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू है वो मिला के 50 नंबर का है, और टोटल आपका हो गया 300 का। सो ये जो 300 मार्क्स हैं ये आपके नॉर्मलाइज्ड होंगे 100 में, जो आपकी फाइनल मेरिट मिलेगी वो आपको 100 मार्क्स में मिलेगी, तो आपके जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पता होने चाहिए। सो फर्स्ट आप थिंक पता आपको है कि देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ये आपको सबको पता ही है, बहुत जनरल बात है कि 1/4 आपकी मार्क्स है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सेकेंड पॉइंट इज सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्री एंड मेंस एग्जाम, ये भी आपको क्लियर कर दिया मैंने। All eligible candidates who opt for and wish to avail for pre-examination training should fill in the relevant column in the online application. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए तो आपको वो चीज़ आपको फिल करनी पड़ेगी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे अपना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, द नंबर ऑफ चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 18/4/2010। तो इसमें कुछ अटैम्प्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अगर आपके अटैम्प्ट्स ख़त्म हो चुके हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के आई थिंक 4 हैं, तो अगर आपने 4 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसके बाद आप एलिजिबल नहीं है। और इसमें जो काउंट है वो जब भी किया जाएगा अगर आपने प्री एग्ज़ाम क्लियर किया है, जैसे मैंने मेंशन भी किया है, अपीयरिंग इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस, अपीयरिंग इन मेंस एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज अ चांस। तो अगर आपने प्री एग्ज़ाम दिया है और आप उसमें फेल कर गए तो वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, राइट। पर अगर आपका प्री एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो चुका है तो आपका वो जो काउंट है वो कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप उसके बाद चाहे मेंस एग्ज़ाम दें या ना दें तो आपका जो वो काउंट है वो कंसिडर किया ही जाएगा, राइट। तो अगर आपने 3 बार एग्ज़ाम दिया है मान लीजिए और उसमें से आपका 1 बार प्री क्लियर हुआ है
तो मतलब आपका एक ही काउंट होगा। ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। तो ये सिलेबस है, ये प्री का सिलेबस है रीजनिंग का, ये मेंस का सिलेबस है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, बात करते हैं आगे रीजनिंग की, सॉरी क्वांट्स की। सो क्वांट्स में आपका जो सेक्शन है वो 3 डिवाइडेड होते हैं। स्पीड मैथ हो गया आपका, अरिथमेटिक हो गया और डीआई हो गया। सो ये आपका स्पीड मैथ का सिलेबस है, ये अरिथमेटिक का और ये डीआई का, और ये प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है। तो चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, आगे बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। और ग्रामर का पोर्शन मैंने अलग से लिखा है क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ग्रामर में क्या पढ़ना है। तो ग्रामर में आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बैंक एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ग्रामर का पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है, बट एसएससी वगैरह में ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा वेटेज लेता है, तो उसमें हमें डीपली पढ़ने की ज़रूरत है ज़्यादा ग्रामर। यहाँ पर अगर आप इन सभी टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे तो आपका ग्रामर का पोर्शन 90% से ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। तो चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के सिलेबस की। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है और ये आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जो कि आपका रीजनिंग के एग्ज़ाम के साथ ही आएगा मेंस एग्ज़ाम में। ओके, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये भी ले लिए। आगे बात कर लेते हैं कुछ गाइडलाइंस की, जो कि फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। देखिए वैसे तो ये कॉमन चीज़ें हैं, बट फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने लिख लिए हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे अपना। तो पहले बात कर लेते हैं हम हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। सो ये एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको लिखना है। तो ये आपको लिखना है एक वाइट पेपर पर और विद ब्लैक इंक। ओके, देखिए इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, तो आप ब्लैक पेन से ही लिखें इसको। ठीक है, ब्लू पेन या रेड पेन किसी पेन का इस्तेमाल ना करें, और क्लियर पेपर पर लिखिए, वाइट पेपर पर जो फोटो कॉपी वाला पेज होता है उस पर। इसके अलावा जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपका फ्री हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ना कि कैपिटल लेटर में जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं, वैसे ही उसी हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, राइट। इसके अलावा जो आपका फाइल टाइप है इसका वो जेपीजी या फिर जेपीईजी होना चाहिए। फाइल साइज़ 50 KB से 100 KB के बीच में, और डायमेंशन 10x5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं फोटोग्राफ सिग्नेचर और थंब का। तो जो आपका फोटोग्राफ है उसका डायमेंशन मेंशन किया हुआ है, फाइल साइज़ लिखा हुआ है 20 से 50 KB। कैप्स हेड डार्क ग्लासेस आर नॉट एक्सेप्टेबल। रिलीजियस हेडवेयर लाइक अगर आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने पगड़ी वगैरह पहनी हो तो वो अलाउड है, बट आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ग्लासेस मेक श्योर करें कि आप उसका आप पर रिफ्लेक्शन ना आए फ़ोटोज़ में, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, लाइटिंग वगैरह का। और अगर हो सके तो आप बिना ग्लासेस के ही अगर फ़ोटो क्लिक कराएं तो बेहतर है। इसके अलावा सिग्नेचर के आपके डायमेंशन, फाइल साइज़, फाइल टाइप मेंशन किया गया, और सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पर विद ब्लैक इंक ही करना है, तो उसका आप ध्यान रखें। देखिए जहाँ जहाँ पर आपको ब्लैक मेंशन किया है तो वो ब्लैक का ही यूज़ करें, राइट। जैसे थंब इम्प्रेशन में देखिए इन्होंने लिखा है थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, तो यहाँ पर मेंशन है कि ब्लैक या ब्लू दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ब्लू ही यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर ब्लैक लिखा है तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो जो मेंशन है वही कीजिए। बाकी फाइल साइज़ आपको पता ही है 20 से 50 KB जनरल होता है, डायमेंशन ये है, तो ये आप सब देख लेना, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई थिंक मैंने सारी स्लाइड्स कवर कर दी हैं, और मेरे हिसाब से आपको सभी कुछ चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने सब कुछ बहुत ही डिटेल में मेंशन किया है, और अगर इसके अलावा भी आपको कोई अगर और डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें अपना डाउट, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और भी जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन है वो लाता रहूँगा। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जल्द से जल्द आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।